नमस्कार सभी को। मैं किरण यादव संस्कृत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सब इस समय संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं और संधि प्रकरण में आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि। आइए देखते हैं। संधि का नाम है विसर्ग संधि। इससे पहले हम सबने सरसंधि और व्यंजन संधि को पढ़ लिया है और जो लोग सरसंधि और व्यंजन संधि की वीडियो ना देखे हों वो अवश्य देख लेंगे। आज हम सब पढ़ेंगे विसर्ग संधि। संधि का नाम है विसर्ग संधि। सूत्र है इसके लिए विसर्जनीय विसर्ग। सूत्र है विसर्जनीय विसर्ग। विसर्जनीय विसर्ग। विसर्जनीय विसर्ग। संधि का नाम है विसर्ग संधि। सूत्र है इसके लिए विसर्जनीय विसर्ग। विसर्जनीय विसर्ग। विसर्जनीय विसर्ग। विसर्ग संधि की परिभाषा है विसर्ग के बाद विसर्ग संधि की परिभाषा है यदि विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। संधि का नाम है विसर्ग संधि। सूत्र है इसके लिए विसर्जनीय विसर्ग। विसर्जनीय विसर्ग सूत्र की परिभाषा है यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। सकार तीन है, एक दंत सा है, एक मूर्धन्य सा है, एक तालव्य सा है। सकार तीन है, ये है दंत सा जिसे आप लोग छोटा सा बोलते हैं वह दंत सा है और ये है तालव्य सा जिसे आप लोग बड़ा सा बोलते हैं उसे तालव्य सा कहते हैं। और ये है मूर्धन्य सा जिसे आप लोग खट्टी सा बोलते हैं। कोई वर्ड खट्टी मिट्टी नहीं है। यदि खट्टी सा बोलते हैं तो भी गलत बोलते हैं। हिंदी की भाषा में भी यदि हिंदी की भाषा में बोलते हैं तो भी वह सच्ची है, खट्टी नहीं है। इसका नाम है मूर्धन्य सा। ये है आपका दंत सा, ये है तालव्य सा और ये है मूर्धन्य सा। अब ये तीनों सा का प्रयोग किन परिस्थितियों में होगा आइए आगे हम सब देखते हैं। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैं यह उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए देखते हैं आगे।
मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगी कि जब भी पढ़ने बैठे तो कॉपी पेन लेकर के बैठें, जिससे नोट्स करते चलें। नियम है इसके अंतर्गत, नियम नंबर 1, यदि विसर्ग के बाद ता और था आए, तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर सकार होगा। पहले विसर्ग होगा, उसके पश्चात खर प्रत्याहार का कोई वर्ड आता है तो विसर्ग के स्थान पर सकार होगा। लेकिन अब 3 सा है, विसर्ग के स्थान पर किन परिस्थिति में कौन सा सा होगा? तो नियम नंबर 1 कहता है कि यदि विसर्ग के बाद ता था आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाएगा, ये दंत सा होगा। यदि विसर्ग के बाद ता था आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाएगा। जैसे है नमः धन ते, यहाँ पहले विसर्ग है, इसके पश्चात ता आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? दंत सा हो जाएगा। इधर ते है, अब इसी को मिला देंगे तो हो जाएगा नमस्ते। जैसे है पहले नमः है, यहाँ विसर्ग आया है, इसके पश्चात ता आया है, तो जो विसर्ग नियत से सूत्र कहता है जो इसका लक्षण है यहाँ विद्यमान, इसलिए विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी बताया जा रहा है समझ में आ रहा होगा, और यदि कहीं पर देखने में कोई दिक्कत हो रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आज हम सब पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत सूत्र है विसर्जनीय सह, विसर्जनीय सूत्र यह कहता है यदि विसर्ग के पश्चात खर प्रत्याहार का कोई वर्ड आए तो विसर्ग के स्थान पर सकार हो जाता है। लेकिन सा 3 है, दंत सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, तो किन परिस्थिति में कौन सा सा होगा, ये हम सब आइए देखते हैं। जैसे है रामस्य, ये हम लोगों ने पढ़ा। जैसे है नमः धन ते, पहले विसर्ग है, इसके पश्चात ते है, और इधर है तो जो विसर्जनीय से सूत्र कहता है उसका लक्षण विद्यमान है। इसके अंतर्गत नियम नंबर 1 कहता है यदि विसर्ग के बाद ता था आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है, जैसे है नमः धन ते, पहले विसर्ग है, बाद में ता आया है, तो जो इसका लक्षण यहाँ विद्यमान है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। जैसे है
मुनिधन तपति या यशस तनोति। मुनिधन तपति, ये है मुनि धन तपति है मुनि का। यहाँ पहले विसर्ग है, बाद में क्या है, तपति है। तपत का पावर आया है। नियम क्या कहता है, विसर्ग की राजता था आता है तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाएगा। इधर मुनि है, विसर्ग के स्थान पर दंत सा हुआ, इधर तपति है। अब इसी को मिला दीजिए तो बन गया मुनि तपति। मुनि तपति जैसे है यशस तनोति, यशस यशः धन तनोति, यहाँ है यशः धन तनोति। पहले विसर्ग है, इसके पश्चात ता आया है तो जो इसका लक्षण यहाँ विद्यमान है तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाएगा और मिला देंगे तो हो जाएगा यशस तनोति। यशस तनोति, ये रहा आपका नियम नंबर 1। यदि विसर्ग की राजता आए तो विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। जैसे नमस्ते नमस्ते, मुनिधन तपति मुनिस्तपति, मुनिधन तपति मुनिस्तपति, यशः धन तनोति, यशः धन तनोति, यशः तनोति, यशः तनोति। आइए देखते हैं नियम नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ रहे होंगे। यदि एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और जो भी देखने में दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आइए देखते हैं नियम नंबर 2। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हाँ सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए देखते हैं आगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 यह कहता है कि यदि विसर्ग की राजचा आए तो, यदि विसर्ग की राजचा आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद चा आए, नियम नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद चा आए तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है। यदि विसर्ग की बात चा छा आए तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है। तालव्य सा हो जाता है। जैसे है रामः धन चलति, ये रामः धन चलति, रामः धन चलति। पहले विसर्ग आया है, इसके पश्चात चा आया है। पहले विसर्ग है, इसके पश्चात चा है। जो इसका लक्षण यहाँ विद्यमान है, यानी विसर्ग के बाद यदि चा आता है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा। यहाँ पहले विसर्ग आया है, ये विसर्ग आया है, इधर चा आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा और इधर जो है चलती है। अब इसी को मिला देंगे तो बन जाएगा रामः चलति, रामः
चरति। तो जैसे है गौ चरति, गौधन चरति, पहले विसर्ग है, विसर्ग के बाद चार है, तो जो इसका लक्षण है विद्यमान है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा। इधर चरति है ही, अब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा गौ चरति। जैसे है राम चिनोती, रामधन चिनोती, पहले विसर्ग के बाद में चा आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाएगा। इसी को मिला देंगे तो बन जाएगा रामस चिनोती, रामस चिनोती। ये रहा नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 ये कहता है कि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद चा आए तो, यदि विसर्ग के बाद चा आए तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सा हो जाता है। जैसे है राम धन चलती, राम चलती, गौ धन चरती, गौ चरती, राम धन चिनोती, राम चिनोती। इसी का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। खटिया उम्मीद करते हैं कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 यह कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद ता था आए तो, विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है। ये है नियम नंबर 3। यह कहता है कि यदि विसर्ग के बाद टाठा आए, पहले विसर्ग हो बाद में टाठा आता है, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है, मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे है धनुर्धन, धनुर्धन टंकार, धनुर्धन टंकार। यहाँ पर पहले विसर्ग है और बाद में टावर का पहला वर्ड टा आया है, तो जो इसका लक्षण है यहाँ विद्यमान है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। और इधर टंकार है ही, टंकार। अब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा धनुष टंकार, धनुष टंकार। ये है जैसे धनुधन टंकार है, पहले विसर्ग है और बाद में टंकार का टा है, टावर का पहला वर्ड टा है। जो इसका लक्षण यहाँ विद्यमान है, यानी विसर्ग के बाद टाठा आता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है।
पहले विसर्ग है बाद में टा आया, इसलिए विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। और मूर्धन्य सा होने के बाद जब इसको मिला दिया जाएगा तो बनेगा धनुष टंकार। धनुष टंकार। जैसे है राम पीटते, राम धन, राम धन पीटते। यहाँ पहले विसर्ग है बाद में टा आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा और मिला देंगे तो बन जाएगा राम पीटते, राम पीटते। जैसे धनु धन टंकार है, धनुष टंकार है, राम धन पीटते, राम पीटते। क्योंकि पहले विसर्ग है बाद में टा आया है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। जैसे है गुरु पीटते, गुरु, गुरु धन पीटते। पहले विसर्ग है बाद में टा है, इसलिए विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा और मिला देने पर बनेगा गुरु पीटते, गुरु पीटते। ये रहा आपका नियम नंबर 3। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यह उम्मीद करती हूँ कि जो भी बताया गया समझ में आ रहा होगा। यदि एक बार देखने से समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख लें और इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं यह उम्मीद करती हूँ कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए देखते हैं आगे। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 यह कहता है कि यदि विसर्ग के बाद काखा या पाखा आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग के बाद काखा या पाखा आए तो नियम नंबर 4 ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद का खा या का खा, का खा, यदि विसर्ग के बाद का खा या का खा आए तो विसर्ग का, तो विसर्ग का, तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, यानी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो विसर्ग में कोई, विसर्ग में कोई परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। नियम नंबर 4 ये कहता है यदि विसर्ग के बाद का खा या का खा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे है वृक्ष धन, वृक्ष धन फलति, वृक्ष धन फलति, वृक्ष धन फलति। यहाँ पहले विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद था आया है। वृक्ष है, वृक्ष के बाद था आया है, इसलिए यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। क्योंकि नियम नंबर 4 यह कहता है विसर्ग के बाद काखा या पाखा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। तो बनेगा वृक्ष है, केवल प्लस का निशान हट जाएगा,
हो जाएगा वृक्ष हलति। जैसे है रामः पतति, रामः पतति। यहाँ विसर्ग के बाद पा आया है, विसर्ग के बाद पा आया है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, तो हो जाएगा राम पतति। जैसे है रामः खादति, रामः धन खादति। यहाँ है रामः धन खादति। पहले विसर्ग है, विसर्ग के बाद खा आया है। नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद यदि का खा आता है या पा खा आता है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो है विसर्ग रामः धन खादति। दो पद हैं, एक राम है और दूसरा खादति है, तो पहले विसर्ग आया है, बाद में खा आया है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा और फिर बन जाएगा रामः खादति, रामः खादति। ये रहा आज सबके समझ विसर्ग संधि, और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप सब को समझ में आया होगा। यदि एक बार में समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, और हम यह उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर समझने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, शुरू से अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। इसके पहले स्वर संधि और विसर्ग संधि, वर्ण परिचय, माहेश्वर सूत्र, ये सब पढ़ा दिया गया है। जो लोग इन वीडियो को ना देखे हों, पहले की वीडियो को अवश्य देख लें और फिर इसको देखें, तब समझ में ज़्यादा आएगा। और प्रत्याहार बनाना, पहली बात तो व्याकरण के लिए माहेश्वर सूत्र का याद होना अति आवश्यक है। तो माहेश्वर सूत्र की भी वीडियो पढ़ चुकी है, पहले की वीडियो में है वह, उसे अवश्य देख लीजिएगा। प्रत्याहार बनाना भी बता दिया गया है, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, जिससे संधि को समझने में आसानी होगी। पहले की वीडियो को अवश्य देखें। और अब इस क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमः संस्कृत।